नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 17 जुलाई 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से। ये आर्टिकल देखो जरूरी था। पुणे पोर्शे केस हमने डिस्कस किया था। पुणे में एक जुवेनाइल जो अपनी पोर्शे कार चला रहा था, उसने एक्सीडेंट किया। 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई उस एक्सीडेंट में, और शराब पी के वो जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था। बाद में हाई कोर्ट ने बेल दे दी। बहुत गुस्सा आया लोगों को, क्या सिस्टम है यार, बदल दो इस सिस्टम को, कैसे उसको बेल मिल सकती है। तो आज थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे पूरा मामला, क्यों बेल दी गई, कानून क्या कहता है, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो आखिरी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कर्नाटक की सरकार ने ना लोकल्स को प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन देने के लिए बिल पास कर दिया है। बिल मतलब कैबिनेट ने पास किया है, अभी स्टेट असेंबली में बिल आएगा। तो लोकल्स को रिजर्वेशन देना, ये देखो हमने काफ़ी सारे राज्यों में देखा है, तो इस इशू को भी हम डिटेल से समझेंगे। इसके बाद देखो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से ना एक न्यूज़ देख लीजिए। जापान में ना एक लोकल गवर्नमेंट है। जापान में एक लोकल गवर्नमेंट है यमागाता। इन्होंने ना एक कानून बनाया है जिसमें बोला गया है कि हर एक को डेली हंसना है। मतलब जरूरी है, कंपलसरी बना दिया गया कि हंसना ही हंसना है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है यमागाता यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। इनकी रिसर्च में पाया गया कि जो डेली हंसते हैं ना, उनकी हेल्थ रिलेटिवली बेटर रहती है और मोर्टेलिटी कम हो जाती है डेली हंसने से। तो इसलिए हंसना कंपलसरी कर दिया गया है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने। अब देखो हमें ये अजीब लगेगा, हालांकि यहाँ की सरकार ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो नहीं हंसेगा तो हम उसके ऊपर फाइन लगा देंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला ख्याल मेरे मन में ये आया, पता कैसे लगेगा कौन डेली हंसा है कौन नहीं हंसा है? सरकार क्या एक एक से पूछेगी? लेकिन देखो एक चीज़ जरूर है, कई बार यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है, हैप्पीनेस क्या है अकॉर्डिंग टू यू, या फिर यूं पूछ लेगी कि डेली लाफ्टर व्हाई इट इज़ नेसेसरी, तब आप ये एग्जांपल दे सकते हो। बट जापान ना अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। कुछ अजीबोगरीब कानून आप देखिए जापान में, जैसे करेंसी को डैमेज करना वहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस है, अप टू 1 ईयर इन प्रिजन। चलो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया में भी करेंसी को हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन और देखिए, अगर किसी गलत दिन पे आप कूड़े को बाहर लेके आए तो आपको फाइन लग जाएगा। निश्चित डेज पर ही कूड़े को बाहर ला सकते हैं। नेक्स्ट, आप शराब पीते हो, आपने अपना पैक बनाया, उसमें 1% से ज़्यादा अल्कोहल है तो ये इलीगल है। समझ गए? बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप और देखिए। जापान में 1948 में एक कानून बना कि डांस नहीं कर सकते, डांस करना ही नहीं है नाइट क्लब्स में, चुपचाप बैठो बस। लेकिन लंबी लड़ाई चली, कोर्ट में केस चला, 2014 में ये कानून हट गया, एंटी डांसिंग वाला। फिर और कुछ रूल्स हैं, मतलब जो इलीगल तो नहीं है, जिनको ना पसंद किया जाता है। जैसे वहाँ पे अपने इंडिया में तो आपने देखा होगा, लाइन लगी होती है किस चीज़ की, और पीछे से लोग ना लाइन तोड़ के आगे आ जाते हैं और कुछ बहाना बनाने लगते हैं, अरे मेरी बस छूट रही है। कई बार ऐसा होता है ना यहाँ पे। लेकिन अगर कोई लाइन तोड़ देता है ना अपनी, तो उसे एक्ट ऑफ वायलेंस माना जाता है। और टैटूज तो जापान में ऐसा माना जाता है कि माफिया लोग टैटू बनवाते हैं। तो कोई स्विमिंग पूल में नहाने गया, अगर टैटू देख लिया किसी ने, तो उसको मना कर दिया जाएगा कि भाई तुम स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकते। इसे बहुत गलत माना जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आप कोई ट्रैश कैंस नहीं देखोगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के जिसने कैन गिरा दिया गया हो, ये इसे बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। ये कल्चरल प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। समझ गए? तो वहाँ पे आपको ना बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना खाली कैन लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्हें डस्टबिन मिला नहीं है। इंडिया में तो यहाँ वहाँ कहीं पे भी कई बार घेर देते हैं। इंडिया में देखो चीज़ें अच्छी हुई हैं, स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया, तो कुछ लोगों की सोच तो एटलीस्ट बदली है। पूरी तरह से हम यूँ बोले कि इंडिया स्वच्छ हो गया है, वो कहना तो गलत होगा। लेकिन देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जापान की सोसाइटी से सीख सकते हैं। और वैसे देखो इंडिया के पास भी सिखाने के लिए बहुत कुछ होगा जापान को। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हर एक देश को सीखनी चाहिए एक दूसरे से। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स और बैकग्राउंड के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ना 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जुवेनाइल माना जाता है। और अगर देखो ये जुवेनाइल्स
कोई अपराध करते हैं ना, तो इनको नॉर्मल कानूनों से सज़ा नहीं मिलती। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई 25 साल का मैन है, उसने ना हीनियस क्राइम किया, 4-5 लोगों को एक साथ मार दिया, गोली से उड़ा दिया। अब देखो कायदे से, जैसे पहले आईपीसी सेक्शन 302 था, ये सेक्शन लगेगा उस पर्सन के ऊपर जिसने ये क्राइम किया है। अब तो नया कानून आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, उसमें कोई कौन सा सेक्शन है मुझे याद नहीं, मतलब ये जरूरी भी नहीं यूपीएससी के लिए। तो ये सेक्शन लगेंगे उस पर्सन के ऊपर जिसने ये क्राइम किया है, उसकी एज 25 वर्ष है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, अगर सेम क्राइम किसी 15 साल के लड़के के द्वारा किया जाता है तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेंगे। जुवनाइल्स के लिए अलग से एक्ट है, जुवनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके तहत सजा मिलती है जुवनाइल्स को अगर कोई वो अपराध करते हैं तो। अब देखो ये फेमस इंसिडेंट जो सामने आया, पूरे देश में हाहाकार भी बचा, जरूरी भी था सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। पुणे का ये केस था, पुणे पोर्से केस। इसमें क्या हुआ था, एक जुवनाइल जिसकी एज देखो 17 के आसपास, उसने 12वीं की परीक्षा पास की और परीक्षा पास करने के बाद अपने दोस्तों के साथ क्लब्स में उसने शराब पी और बाद में तेज गति से अपनी काफ़ी महंगी गाड़ी चला रहा था, पोर्से। अब उस गाड़ी की वजह से ना एक्सीडेंट हो गया और 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी जान चली गई। चूंकि लड़का जुवनाइल था, अमीर परिवार से था, केस चला जुवनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग। 2015 में ये एक्ट आया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग केस चला, बच्चे को जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया गया। लेकिन हैरानी तब हुई जनता को जब जुवनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल दे दी बच्चे को तुरंत, और एक ऐसे लिखने को कहा रोड एक्सीडेंट से संबंधित। तो देखो जब ये बात मीडिया में सामने आई, लोग तो देखो भड़क गए बुरी तरह से। ये कैसा सिस्टम है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, एक्सीडेंट करो उसी समय एक ऐसे लिखकर छूट जाओ। तो फिर देखो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। जुवनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके बाद बेल कैंसिल कर दी इस जुवनाइल की जिसने एक्सीडेंट किया था, और उसे ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया, ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। लेकिन जिस जुवनाइल ने एक्सीडेंट किया था ना, अब उसकी फैमिली ना चली गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फिर बेल दे दी बच्चे को। फिर से हाई कोर्ट ने बोला कि बच्चे को बेल मिली ड्यू प्रोसेस के तहत। जुवनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो बेल दी थी बच्चे को, वो प्रोसेस के तहत ही थी, प्रोसेस गलत नहीं थी। हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि ये जुवनाइल जस्टिस एक्ट जो है ना, ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, मतलब इसका मकसद बच्चों को सुधारना है, बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम में रखना जरूरी नहीं था। हाई कोर्ट ने ये सारी बातें बोली और ये भी बोला कि जुवनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल कैंसिल की थी पब्लिक प्रेशर के चलते। तो ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखो जैसे ही बेल मिली ना हाई कोर्ट से, जनता ने फिर से बोला कि यार सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ये कैसा सिस्टम है। पॉलिटिशियंस भी बोलने लगे कानून बदलना जरूरी है। विक्टिम की जो फैमिलीज थी उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की, डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की कि हमारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई और इतना खराब सिस्टम है, बच्चा छूट गया, उसे कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले से देखो एक क्वेश्चन जरूर उठता है, क्या ऐसे केसेस में टीनेजर्स को जिन्होंने ये अपराध किया, एक्सीडेंट किया, उनको अडल्ट्स के तौर पे नहीं ट्राई करना चाहिए था? मतलब अडल्ट्स के तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए थी? अभी देखो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोविजन है, पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। जुवनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2015 में आया था। जुवनाइल्स को जस्टिस प्रोवाइड करना ये एक्ट का मकसद था और 2021 में इसमें कुछ चेंजेस हुए। अब देखो ये जुवनाइल जस्टिस एक्ट है ना, इसका मेन मकसद था बच्चों को सुधारना, ना कि सजा देना। मतलब अगर जुवनाइल्स देखो क्राइम करते हैं, बिल्कुल उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, लेकिन अलग तरीके से, अडल्ट्स की तरह नहीं, और उनको सुधारने पे फोकस करना। जब कोई जुवनाइल अपराध करता है ना, जब कोई जुवनाइल अपराध कर देता है तो उसको देखो जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब जुवनाइल जस्टिस बोर्ड में ना जज भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं। ये मान लीजिए एक स्पेशल कोर्ट की तरह है जुवनाइल जस्टिस बोर्ड। तो इस जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब ये बोर्ड जो है ना, हर एक केस के हिसाब से अपना अलग रिस्पॉन्स देता है। मतलब
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ना बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करता है कि जुवेनाइल को कैसी सज़ा दी जाए, सज़ा तो क्या, कैसे ट्रीट किया जाए जुवेनाइल को। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बहुत सारी चीज़ें देखता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, क्या 16 से 18 के बीच में है, किन सर्कमस्टांसिस में बच्चे ने अपराध किया, उसके बाद डिसाइड किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर बच्चे की उम्र देखो 16 साल से ज़्यादा है, 16 साल से ज़्यादा बच्चे की उम्र है और उसने हीनियस क्राइम किया है। आप पूछोगे सर हीनियस क्राइम्स कौन से होते हैं? हीनियस क्राइम्स वो क्राइम्स जिनमें देखो मिनिमम जो सज़ा है वो 7 साल होती है, ऐसे क्राइम्स को हीनियस क्राइम्स कहते हैं। तो अगर देखो बच्चे की उम्र 16 से 18 के बीच में है और उस बच्चे ने हीनियस क्राइम किया है जिसमें मिनिमम सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो ना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे बच्चों की सर्कमस्टांसिस देख सकता है, किन सर्कमस्टांसिस में बच्चे ने अपराध किया और क्या सोचने और समझने की शक्ति बच्चे में डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि उस जुवेनाइल को, उस बच्चे को जिसकी एज 16 से 18 के बीच में है, उसको एज ए अडल्ट ट्राई किया जाए, मतलब एज ए अडल्ट उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिसाइड कर भी दिया तो भी देखो इसके बाद ना सेशन कोर्ट के पास में मामला जाता है और सेशन कोर्ट एक बार फिर से इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड करती है कि वो बच्चा जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच में है, उसने हीनियस क्राइम किया है, तो उसको एज ए अडल्ट ट्राई करना है या फिर नहीं करना है। फिर से सेशन कोर्ट डिसाइड करती है। पहली बार डिसाइड किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ऐसी सिचुएशन में, फिर मामला भेज दिया जाता है सेशन कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट फिर से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करती है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बच्चे को सुधारना है, मतलब इन्होंने डिसाइड कर दिया कि बच्चे को एज ए अडल्ट नहीं माना जा सकता, सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी बच्चे की और हीनियस क्राइम नहीं किया है, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकती है। जैसे देखो थेरेपी का ऑर्डर दे सकती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। थेरेपी में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 15 साल की लड़की ने ना ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, अब थेरेपिस्ट उसे रेगुलरली मिलेगा, पता करेगा क्यों ड्रग्स ले रही हो, कहाँ से मिलता है। थेरेपिस्ट उसको मैकेनिज्म बताता है कि कैसे आप इन ड्रग्स से छुटकारा पा सकते हो और जो भी मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो भी दिलवाता है। थेरेपीज बहुत तरह की होती है, जैसे म्यूजिक थेरेपी होती है और अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चे की काउंसलिंग का ऑर्डर दे सकता है, जिसमें एक एक्सपर्ट से बात करवाई जाती है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 16 साल का लड़का है, उसने चोरी कर ली, तो काउंसलर उससे बात करेगा, पूछेगा क्यों चोरी कर रहे हो भाई तुम। लड़का बताएगा घर में पैसों की कमी थी। काउंसलर उसको समझाएगा चोरी करना गलत है, उसको अल्टरनेटिव वेज बताएगा पैसे कमाने के, फैमिली को भी इन्वॉल्व करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं काउंसलिंग में। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखो ये भी ऑर्डर दे सकता है कि बच्चे को ना ऑब्जर्वेशनल होम में भेजा जाए। जो बाल सुधार गृह नहीं होते, ऑब्जर्वेशन होम, ये देखो ऐसी जगह होती है जहां पे बच्चों को ना रहने के लिए भेजा जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में प्रयास ऑब्जर्वेशन होम है लड़कों के लिए। अब यहाँ पे ना 16 से 18 साल के लड़के रहते हैं, उनको इन ऑब्जर्वेशन होम्स में एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कारपेंट्री सिखा दी, कंप्यूटर स्किल्स दिखा दी, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। उनको सुधारने की कोशिश की जाती है, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का आदेश दिया जा सकता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा नॉर्मल केसेस में। बट अब देखो ये पुणे वाला जो केस था ना, पुणे वाले केस में, पोर्से केस में, जिस जुवेनाइल ने ये एक्सीडेंट किया, अब वैसे तो देखो दो लोगों की जान चली गई, कितना ज़्यादा दुखद है, बिल्कुल निर्दोष लोग, और लोगों का जो गुस्सा था बिल्कुल जायज़ था। लेकिन आप कानून के नज़र से देखिए, लीगल पर्सपेक्टिव से जो हाई कोर्ट ने देखा वो मैं आपको बताता हूं। हाई कोर्ट ने ये देखा, क्या ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है? शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये देखो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा नहीं होती है, तो हीनियस क्राइम में नहीं आता है। तो फिर देखो उस बच्चे को, जिसने, उस लड़के को जिसने एक्सीडेंट किया पुणे केस में, उसको फिर एज ए अडल्ट ट्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने ये किया कानून की डेफिनेशन के हिसाब से ये हीनियस क्राइम नहीं है शराब पीकर गाड़ी चलाना।
इसीलिए हाई कोर्ट ने बोला कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो बेल दी वो प्रोसेस के हिसाब से थी, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते बेल को कैंसिल किया गया जो गलत था, इसलिए हाई कोर्ट ने फिर से बेल दे दी। वैसे देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है कि जुवेनाइल सिस्टम एडल्ट सिस्टम से अलग क्यों है। क्योंकि देखो साइंटिस्ट ये कहते हैं जो टीनेजर्स का दिमाग है ना वो फुली डेवलप नहीं होता, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनका अपनी इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से जो जुवेनाइल सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, वो अडल्ट जस्टिस सिस्टम से अलग है। और ये चीज़ ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू केस में 2014 में। इसके अलावा यूएन कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के द्वारा भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई है। इसी वजह से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो रिहेबिलिटेशन में और बच्चों को फिर से सोशल इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस करता है एज कंपेरिजन टू पनिशमेंट। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। दूसरा, पब्लिक का गुस्सा, लोग सोचते हैं सिस्टम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तीसरा, विक्टिम जो फैमिलीज हैं उनको जस्टिस नहीं मिलता, उनको लगता है कि क्रिमिनल बच गया। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो आर्टिकल में दिया जाता है विक्टिम इम्पैक्ट पैनल का। विक्टिम इम्पैक्ट पैनल, इसमें क्या होता है? इसे देखो इंडोनेशिया और यूएस में फॉलो किया जा रहा है। इसमें जुवेनाइल ने जो क्राइम किया है ना, और जिसके अगेंस्ट क्राइम किया गया है, जो विक्टिम है, जैसे इस केस में पुणे पोर्से केस में जिनकी डेथ हो गई, उनके रिलेटिव्स को, जो पीड़ित परिवार हैं उनको जुवेनाइल से जिसने अपराध किया है मिलवाया जाता है और बताया जाता है कि विक्टिम की फैमिलीज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा बताया जाता है कि देखो तुमने जो अपराध किया है, हम पर क्या बीत रही है, हमारी लाइफ कैसे बदल गई है, कैसे तुम्हारे कारनामे ने हमको इफेक्ट किया है, हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो इस विक्टिम इम्पैक्ट पैनल से मिलवाने का मकसद ये होता है कि जो जुवेनाइल है उसको रियलाइज करवाया जाए, उसकी आंखें खोली जाए कि भाई देखो तुमने क्या कर दिया है। तो यूएस में ये चीज़ फॉलो की जाती है और अच्छा रिजल्ट सामने आया है। मतलब वो जो जुवेनाइल है वो फिर देखो बाद में क्राइम नहीं करता है, और इसका मतलब अच्छा खासा एविडेंस है, रिसर्च में पाया गया है कि विक्टिम इम्पैक्ट पैनल से जुवेनाइल को मिलवाया जाता है जिसने अपराध किया है ना, तो मिलने के बाद में उसके कम अपराध के केसेस सामने आए हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया। हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी क्या है? जैसे जुवेनाइल ने अपराध किया, उसको छोड़ दिया गया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में मुकदमा चला, लेकिन बाद में देखो छूटने के बाद उस जुवेनाइल ने क्या किया, क्या वो सुधर गया? कुछ ट्रैकिंग ही नहीं होती कि बाद में वो कैसा चल रहा है, उसका आचरण कैसा है, कोई ट्रैकिंग नहीं होती। और कई बार तो ऐसा होता है कि ना इवन बच्चे जिनकी एज 17 साल है, 16 साल है, उनको पता है कि हम मार देंगे, मर्डर कर देंगे तो हमें फांसी नहीं हो सकती, उम्र कैद नहीं हो सकती, वो जानबूझ के अपराध करते हैं, मर्डर वगैरह करते हैं इस एज में, ताकि उन्हें पता है उन्हें ज़्यादा सज़ा होगी नहीं, वो जल्दी से छूट के आ जाएंगे। समझ गए? तो ये जो लूप होल्स हैं उनको फिल करना जरूरी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम वाला। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में तो ना ये सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो आंसर राइटिंग में यूज़ नहीं होंगे। जैसे एनटीए बॉडी बनी 2017 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए। शुरुआत में बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और बढ़िया से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे क्वालिटी के साथ में। अभी 15 एग्ज़ाम्स एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन ना ये बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकी है अब तक। क्यों काम नहीं कर सकी है अच्छे से, वो चीज़ें सब आपको पता है। जैसे नीट का एग्ज़ाम लीक के एलिगेशंस लगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ग्रेस मार्क्स दे दिए एनटीए ने, बताया भी नहीं ग्रेस मार्क्स कितनों को दिया, क्यों दिया, कब कब दिया। फिर नीट पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो एग्ज़ाम था वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। मतलब बहुत सारे एलिगेशंस लगे, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। मतलब
अच्छे से काम नहीं कर सकी है ये बॉडी। इसी वजह से सरकार ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया कि ये बॉडी अच्छे से काम नहीं कर सकी। इसी वजह से 7 मेंबर्स की ना एक के राधाकृष्णन कमेटी गठित की है सरकार ने, जिसको काफ़ी सारे काम दिए गए हैं, जिसमें से एक ये है एनटीए, ये जो बॉडी है ना इसमें सुधार लाना। ये देखो के राधाकृष्णन जो कमेटी है ना, उसको एक काम ये दिया गया है एनटीए का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में सुधार लाने के लिए रिकमेंडेशन देना। और क्या क्या काम दिए गए हैं इस कमेटी को जो सरकार ने गठित की है? एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होते हैं हमारे देश में, उस प्रोसेस में रिफॉर्म लेके आना, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव करना, और सभी लेवल पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जो फंक्शनरीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रोल तय करना। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगी। बट राइटर ये बोलते हैं, देखो जैसे नीट का एग्ज़ाम था, ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ क्योंकि सरकार चाहती थी कि ना क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स सेम रहे देश में, क्योंकि इससे पहले नीट से पहले ना अलग अलग राज्य अपना अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहा था एमबीबीएस सीट्स को फिल करने के लिए, और सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड था। सरकार ने सोचा ये सही नहीं है क्योंकि स्कूल एजुकेशन का लेवल अलग अलग राज्य में अलग अलग है, और अलग अलग राज्य अलग से एमबीबीएस की सीट्स फिल करने के लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो फिर डॉक्टर्स की क्वालिटी भी अलग अलग होगी हमारे देश में, ये देश के लिए सही नहीं है। तो नीट का एक एग्ज़ाम का कंसेप्ट आया, बट ये कंसेप्ट भी ना ठीक से काम नहीं कर सका है, ये राइटर्स का मानना है। राइटर्स ये कहते हैं, देखो अगर हर एक राज्य अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा ना, सबसे पहली चीज रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगर लीक भी हुआ, फॉर एग्जांपल बिहार में जो एमबीबीएस की सीट्स को फिल करने के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो वो बिहार में लीक हुआ, फिर बाकी राज्यों पे इंपैक्ट नहीं पड़ा। दोबारा से भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो वो बिहार में कंडक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो नीट में लीक होता है, वो तो पूरे देश में कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ये दिक्कत वाली बात है। तो और एक जो सरकार का कंसर्न था ना कि अलग अलग राज्य में एमबीबीएस की सीट्स को फिल करने के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा, तो सरकार ना क्वालिटी स्टैंडर्डाइज कर सकती है। मतलब सरकार बता सकती है इस क्वालिटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, इस क्वालिटी की साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें सरकार स्टैंडर्डाइज कर सकती है सभी राज्यों के लिए। इससे क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी टेस्ट की। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइटर रेज करते हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो हमारे देश में ना ये हर एक चीज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ये ना सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे देश में स्कूल एजुकेशन ना कोलैप्स कर गई है। मतलब कि स्कूल में इतने साल बच्चों ने जो सीखा, प्रॉपर एग्जाम हुए, वो काफ़ी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो। और चूंकि देखो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वैल्यू है, इसलिए बच्चे स्कूल एजुकेशन को सीरियस लेते ही नहीं, तो और ज़्यादा डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है स्कूल एजुकेशन में। डमी स्कूल्स आ गए हैं, जैसे लोग नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, वो स्कूल्स जाते ही नहीं हैं, नॉन अटेंडिंग स्कूल होता है। समझ गए? आपने भी ये फेनोमेनन देखा होगा नॉन अटेंडिंग स्कूल्स का, कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होना चाहिए, स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर ही नहीं करते। जबकि देखो स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि अब कहीं ना कहीं देखो बहुत पीछे रह गया है। कुछ समय पहले ना जेई के एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्कूल परसेंटेज निश्चित की गई थी, लेकिन बाद में इस प्रोविजन को हटा दिया गया बिना डिबेट के। तो राइटर बोलते हैं अब ना प्रोविजन ये किया जाना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ना स्कूल में कितने मार्क्स आए उसकी परसेंटेज भी एक निश्चित कर देनी चाहिए। जैसे 75% अगर किसी के हैं तभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ प्रोविजन करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल एजुकेशन को भी सीरियसली लें। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो? फिर तो देखो ये यूपीएससी के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एक निश्चित परसेंटेज का होना जरूरी है राइटर्स के लॉजिक से। तो आप बताइए, क्या आपके हिसाब से ये लॉजिक सही है, ये आर्गुमेंट सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कर्नाटक की कैबिनेट ने ना एक बिल पास किया है कर्नाटक में लोकल्स को रिजर्वेशन देने के लिए प्राइवेट कंपनीज में। अभी कैबिनेट ने पास किया है, अभी कर्नाटक की स्टेट असेंबली में ये बिल नहीं आया है, लेकिन कैबिनेट ने जो बिल पास किया है उसके अनुसार 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल्स को
मैनेजमेंट जॉब्स में और 75% रिजर्वेशन नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस में। और लोकल्स हैं कौन? जिनका जन्म या तो देखो कर्नाटक में हुआ है या फिर कर्नाटक का डोमिसाइल है, 15 सालों से कर्नाटक में रह रहे हैं और जिनको कन्नड़ लैंग्वेज आती है और ना सिर्फ आना बल्कि कन्नड़ लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हो। तो ये कुछ डेफिनेशन है कर्नाटक के इस बिल में जो कैबिनेट ने पास किया है। बट देखो, इस बिल के पास होने के बाद कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। कुछ लोग बोलने लगे हैं कि बेंगलुरु जो शहर है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, देश के सभी राज्यों से लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे अगर लोकल्स के लिए रिजर्वेशन इस प्रकार से रख दिया गया इवन प्राइवेट आईटी कंपनीज में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखो, कर्नाटक के लोगों की भी डिमांड थी कि हाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि जॉब्स की कमी है और लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है बेंगलुरु में, जबकि बाहर से आए जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इशू जो है ना बार बार सुर्खियों में आता है। हरियाणा की सरकार ने भी इसी प्रकार का बिल पास किया था। बाद में पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस एक्ट को बिल पास कर दिया था, तो उस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था और भी अलग अलग राज्यों ने ऐसी कोशिश की है। तो हम ये जानते हैं इस डिस्कशन में कि आखिरकार विभिन्न राज्य क्यों ट्राई करते हैं इस प्रकार का बिल पास करने की और क्या ये सही है, क्या गलत है। पूरे इशू को हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं आखिरकार देखो लोकल रिजर्वेशन की मांग उठ क्यों रही है। और अनेक राज्यों ने जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, सब ने लोकल्स को जॉब में रिजर्वेशन दिया अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों से। और सभी राज्यों में स्टेटस अभी अलग अलग है। क्या स्टेटस है ला का जो इन्होंने बनाया रिजर्वेशन देने के लिए। बट क्वेश्चन ये उठता है कि विभिन्न सरकारें ये रूट क्यों अख्तियार कर रही हैं। इसके देखो काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, 1990-91 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से आई। बट एक्सपर्ट्स का मानना है वो जो ग्रोथ आई ना एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, वो जॉबलेस ग्रोथ थी, जॉब जनरेट नहीं हुई। नेक्स्ट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। हमारा देश देखो कृषि प्रधान देश है आज भी, लेकिन एग्रीकल्चर में रिटर्न्स काफी कम होते जा रही हैं। लैंड होल्डिंग का साइज काफी कम होता जा रहा है। रूरल एरियाज में नॉन फार्म सेक्टर्स में इनकम बहुत कम है। तो सरकार क्या करे? सरकार देखो जॉब जनरेट नहीं कर पाती, तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए एक ये स्टेप लेती है कि जितनी थोड़ी बहुत जॉब्स हैं उसी में रिजर्वेशन की बात कह के लोकल्स का ध्यान भटका दिया जाए कि देखो हमने तो आपके लिए कोशिश की है। जबकि आपको भी पता है सरकार का मेन फोकस होना चाहिए जॉब्स जनरेट करने पर। इसके अलावा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कायदे से देखो होता ये है अलग अलग इकोनॉमीज में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स धीरे धीरे कम होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स धीरे धीरे बढ़ती हैं। उसके बाद सर्विस सेक्टर में जॉब्स बढ़ती हैं। बट हमारे देश में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं बढ़ी, सीधा सर्विस सेक्टर ग्रो हो गया। तो इस वजह से जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से परेशान हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा नहीं पा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा स्किल की आवश्यकता है। तो ये दिक्कत है। कोविड-19 की महामारी के बाद तो एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया, क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का ना एक पॉपुलिस्ट मेजर होता है जो उन्हें पॉपुलर तो बना देता है लेकिन रैशनल डिसीजन नहीं होता। और पॉपुलर डिसीजन होता है इसलिए लोकल यूथ सपोर्ट भी करते हैं, तभी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। 2017 नेशनल सर्वे बाय CSDS लोकनीति, इन्होंने पाया कि 2/3 यूथ जो है वो लोकल्स के लिए रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। देखो एक चीज तो आप भी मानोगे, आमतौर पे मतलब वैसे बोला जाता है कि जनता का फैसला हमेशा सही फैसला होता है। बट आप सब लोग देखो मैच्योर हो, ऐसा अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जनता ना इकोनॉमी समझती है, ना जनता ये समझती है कि लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे। आमतौर पे जो आम जनता है वो इमीडिएट फायदा देखती है कि इमीडिएट फायदा किसमें है।
या फिर जनता को इशू रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया गया है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, परसेप्शन कैसे बनाई जा रही है, आम जनता की परसेप्शन भी वैसे ही बन जाती है। जितना देखो आप रैशनली किसी इशू के बारे में सोचते हो, आम जनता उतना नहीं सोच पाती। बात कड़वी है लेकिन सच है, आप सब जानते हो। और बात सिर्फ ये भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है। जैसे ब्रेक्जिट में देखिए, ब्रिटेन में ये भावना इमर्ज होके आई कि लोकल्स की जो जॉब है फॉरेनर्स ले रहे हैं। ये एक मेन रीजन बना जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ब्रेक्जिट हुआ। यूएस में ट्रंप इस प्रकार के सेंटिमेंट्स को भुनाते हैं कि इमिग्रेंट्स हमारे देश में आके हम आपकी जॉब्स ले रहे हैं। तो यूएस में आज के समय में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट काफी ज्यादा हावी है। तो हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। एम्प्लॉयर का फंडामेंटल राइट है वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कानून बना के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। नेक्स्ट, एक्सोडस ऑफ लो पेड वर्कर्स। अब मान लीजिए कंपल्सन हो गई प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कि आपको लोकल्स को जॉब देनी है। लोकल्स हैं कम, जबकि बाहर से आए लोग हैं वो ज्यादा हैं, वो कम वेजिस पर काम करने को तैयार हैं। लोकल्स कम वेजिस पे काम करते नहीं हैं, तो प्राइवेट कंपनीज को तो नुकसान है ना। नेक्स्ट, स्टेट डोमिसाइल कोटाज एंड इरोजन ऑफ कॉमन सिटीजनशिप इन इंडिया। वैसे तो देखो हम हर चीज में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन एवरीथिंग वन की बात करते हैं, लेकिन देखो इस चीज में वन क्यों नहीं? इस चीज में तो फिर हम वन नेशन वन एवरीथिंग के कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है पब्लिक सेक्टर में देखो रिजर्वेशन है, हमने सैटरडे को भी रिजर्वेशन का आर्टिकल डिस्कस किया था, बट प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एफिशिएंसी है। उसका रीजन एक ये भी है, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वहां पे मेरिटोक्रेसी का ज्यादा चलना। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है एक लेवल के बाद, क्योंकि कोई आसानी से निकाल नहीं सकता जॉब से। बट प्राइवेट सेक्टर में सबको पता है मेरिट चलेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो होता है, वहाँ पे लॉसेस कम होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर। पॉइंट्स देखो और भी हैं, क्यों नहीं देना चाहिए था रिजर्वेशन। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हरियाणा में। अब जिसको कंपनी स्टैब्लिश करनी है वो गुरुग्राम में करने के बजाय नोएडा में कर लेगा। अगर इतने खराब कानून हैं गुरुग्राम में तो सीधी सी बात है ना, वो यूपी में कर लेगा, हरियाणा में क्यों करेगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हमारे देश में, लगेगा कि यार ये तो इतने बेकार से कानून बनाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी हैं। जैसे देखो 2019 की स्टडी कहती है, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं ना, ओवर रिप्रेजेंटेड हैं लो पेइंग जॉब्स में और अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो पब्लिक सेक्टर जो है रिजर्वेशन दे सकता है तो प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं? सोशल जस्टिस को इंश्योर करना क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर का काम है? यह काम तो प्राइवेट सेक्टर का भी होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इतनी मदद लेता है सरकार से, बहुत सारे सब्सिडीज लेता है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए? नेक्स्ट, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं? इवन देखो यूएस में कुछ कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड, यहां पर भी सिस्टम है अफ्रीकन अमेरिकन, एशियंस और बाकियों को एम्प्लॉयमेंट देने का। एक पॉइंट फिर यह आता है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर पैसा लेता है लोन के तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक से, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कई बार तो डिफॉल्ट हो जाता है, लोन वापस भी नहीं चुका पाता। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब भी यूज किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो इक्वेलिटी होनी चाहिए जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन वैसा ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी होना चाहिए। अब लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इंडिया इंक यानी इंडिया की इंडस्ट्री एसोसिएशन ने यह डिक्लेयर किया, हम ना वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट करेंगे जिसके हिसाब से अपने कंपनीज में हम सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शंस हैं या फिर मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लोगों को भी जॉब्स मिले। ह्यूमन डेवलपमेंट पे सरकार फोकस करे, स्किल्स पे फोकस करे,
एजुकेशन पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें। इससे अपने आप लोकल्स कैपेबल होंगे, जॉब्स के हकदार होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और सरकार देखो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे इनइक्वालिटी कम हो देश में, ना कि देखो गारंटी दे सरकार एम्प्लॉयमेंट की, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। जैसे सरकार ना अच्छा इकोसिस्टम करे, बनाए जहां पे बिजनेस करना आसान हो। सरकार ऐसी इकोनॉमी बनाए जिसमें जॉब्स ज़्यादा जनरेट हो, बिजनेस ज़्यादा इस्टाब्लिश हो। ये मेन सरकार का काम है। और देखो सरकार जो भी पॉलिसी बनाए ना, कम से कम संविधान के साथ तो अलाइन होनी चाहिए, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के साथ तो अलाइन होनी ही चाहिए। कुल मिला के देखो देश को एकजुट रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जहां एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से प्रोग्राम चलाए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें टूर होते हैं एक राज्य के स्टूडेंट्स के दूसरे राज्य में। दूसरी तरफ देखो ये जो कानून है ना, ये देश को तोड़ने वाले कानून हैं, राज्य के लोग और लोकल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कानून हैं, नहीं होना चाहिए। तो हाई लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो एक मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये जो डोमिसाइल के बेस पे अलग अलग राज्यों की सरकारें रिजर्वेशन दे रही है ना, इससे संबंधित। और फिर एक क्वेश्चन प्री का आपको अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।